शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, आज उत्तराखंड के मंत्री पदभार संभालेंगे। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंत्री विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। इतना लंबा वक्त लगा, इंतजार था कि कब विभागों का बंटवारा हो, तो विभागों का बंटवारा हो चुका है। जो 8 मंत्री बनाए गए हैं, उन तमाम मंत्रियों को उनका विभाग दे दिया गया है और अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद वो अपना पदभार संभालेंगे और मंत्री विभागों की समीक्षा कर सकते हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद से लगातार कहा जा रहा था कि जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें कौन सा विभाग मिल सकता है, तो कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार अब जाकर मंत्रियों को उनका विभाग बांट दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें वो विभाग दिए गए हैं। मंत्री विभागों की समीक्षा कर सकते हैं, आज पदभार ग्रहण करेंगे, अपने अपने विभागों में जाकर वहाँ की समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या इस विभाग में जो योजनाएं हैं कौन सी पड़ी हुई हैं, अधर में लटकी हुई हैं, उन्हें पूरा करना है। आज उत्तराखंड के मंत्री पदभार संभालेंगे और पदभार संभालते ही ये माना जा रहा है कि वो विभागों की समीक्षा कर सकते हैं कि विभागों के आगे क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या करना है और किस तरीके से संभव हो पाएगा। क्योंकि इस बार जब बीजेपी मिथक तोड़कर दोबारा से आई है सत्ता में, तो उसका मकसद विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और तमाम जितने मंत्री हैं आज वो पदभार संभालेंगे, अपने अपने विभागों का कार्यकाल देखेंगे वो कि कितना कामकाज हुआ है, क्या कुछ योजनाएं हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक कर सकते हैं अधिकारियों के साथ। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विभागों का बंटवारा हुआ, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि इतने बड़े सूबे में जब विभागों का बंटवारा हो सकता है 52 मंत्रियों को, तो फिर 8 मंत्रियों को इतनी देरी क्यों हो रही है। इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा था। आखिरकार उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने विभाग जो है अब वो संभालने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अपना जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे। अलग अलग जो मंत्री हैं, 8 मंत्रियों के विभागों को लेकर बंटवारा हो चुका है, तो पदभार संभालेंगे और समीक्षा बैठक कर सकते हैं। खबरें मिल रही हैं, फिलहाल इसी खबर पर बात करते हैं। देहरादून चलते हैं, हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा जुड़ गए हैं। अभय, क्या खबरें हैं? इंतजार तो खत्म हो गया, विभाग जो है वो बंट गए हैं, अब पदभार कब संभालने वाले हैं? यहाँ पर एक्शन की मुद्रा में नजर आ रही है और सरकार के जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर अपने अधिकारियों यानी जो विभाग उनको दिए गए पोर्टफोलियो बनने बाद उन विभागों के अधिकारियों से बातचीत करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे जो मंत्री हैं वो लगातार बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। विधिवत रूप से ये कहा जा सकता है कि सत्र के दौरान कार्यालयों में तो पदभार ग्रहण किया गया है, लेकिन अब विभागीय जो अधिकारी हैं उनके सामने कह सकते हैं कि अपने विभागों की जो समीक्षा बैठक है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ सचिवालय में एक बड़ी समीक्षा बैठक यहाँ पर कर रहे हैं और उसमें भी सभी विभागों से जो विभागाध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। इसके अलावा सचिवालय में कुछ कैबिनेट सरकार के जो 3 मंत्री हैं वो अपने विभागों से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो अधिकारियों के साथ यहाँ पर लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जिसमें आप कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसमें मौजूद है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जिसमें खुद स्वयं सचिवालय में मौजूद है, पर्यटन से जुड़ी जानकारियां ले रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कुछ इसमें विधानसभा मौजूद है और अपने विभागों से जुड़ी हुई जानकारियां ले रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार यहाँ पर एक्शन मोड में है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द विकास के काम आम आदमी तक पहुंच सके, वो काम तीव्र गति से पूरे हो सके, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ विभाग कुछ ये कह सकता है कि जो कुछ कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिसके इस बार विभागों में परिवर्तन किया गया है, तो उनके द्वारा जो नए विभाग आ रहे हैं उन नए विभागों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, क्या रोड मैप अधिकारियों के पास इस समय ऐसा कौन सा रोड मैप है जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है, उसको लेकर वो बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं। जी अभय, जिनको पुराने विभाग मिल गए हैं जैसे पर्यटन विभाग और अन्य विभाग, उनके लिए शायद आसान होगा, लेकिन जिनके बदल दिए गए हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय सुबोध उनियाल के सामने यहाँ पर मुंह बाए हुए खड़ी है, क्योंकि
प्रदेश का 60% से ज्यादा फॉरेस्ट का वन क्षेत्र है और उस वन क्षेत्र में लगातार आगजनी की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। उस आगजनी की घटनाओं पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का एक कह सकते हैं कि जो लाखों करोड़ों की जो वन संपदा है वो जलकर राख ना हो जाए, समय रहते हुए रेस्क्यू वहाँ पर हो सके, जो जंगलों में जो आग लगी वो समय रहते बुझाई जा सके, उस आग से किसी आम जनता को कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर विभाग के अधिकारियों से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने साफ तौर पर सख्त दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं कि जिन अधिकारियों की कार्यशैली ठीक नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं, उन अधिकारियों को पद से हटाने का काम किया जाएगा और जो अधिकारी काम करना चाहते हैं, जो नौजवान है, ऊर्जावान है, जो इन सब चीजों को लेकर समर्पित है, बिल्कुल, यानी हमें पहले ही दिन संकेत दे दिए हैं कि ठीक से काम करना होगा वरना कार्रवाई होगी। आप बने रहिए अभय, मैं लौटती हूँ, तमाम खबरों पर हम आपसे लगातार चर्चा करेंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और इस दौरान बीएल संतोष हारी हुई 23 सीटों पर तैयार समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने 23 हारी सीटों पर हार की वजह को जानने के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया है। इन प्रभारियों को स्थानीय जनता के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करके समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये दौरा काफी अहम है। 4 अप्रैल को वो उत्तराखंड का दौरा करेंगे, 2 दिवसीय दौरा होगा उनका ये, और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। प्रभारी जो नियुक्त किए गए थे अलग अलग जगहों के, वहां से तैयार जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा की जाएगी। लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे जो होंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज की हैं उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई। 2024 की तैयारी में हम लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े हो गए हैं। 2024 में यहाँ से सब सीटें जीते, इस लक्ष्य को लेकर में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिले, इसका लक्ष्य अभी से तय हो चुका है और उस पर चर्चा भी कर रहे थे। हम चलते हैं देहरादून, हमारे संवाददाता अभय केंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अब हारी हुई 23 सीटों पर बीजेपी समीक्षा करेगी, रिपोर्ट तैयार है, यानी अब सीधे 2024 की तैयारी है। बिल्कुल, 2022 के बाद अब 2024 की तैयारियों में यहाँ पर बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जिस सरकार से 2022 में जनता ने उनको प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है, 2/3 से ज्यादा की सीटें जीतकर भाजपा को सत्तासीन होने का मौका फिर से यहाँ पर जनता ने दिया, तो ऐसा 2024 का मौका फिर से बुलाने की तैयारी में यहाँ पर भाजपा जुट चुकी है। भाजपा चाहती है कि प्रदेश के 70 में से जो 23 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर इस बार भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई है, उन सीटों पर समीक्षा बैठ कर अपनी कमियों को दूर करना चाहती है। समय रहते बीजेपी चाहती है कि वो कमियां दूर हो सके, ताकि जब 2024 का चुनाव हो तो बीजेपी बड़ी जीत इन सीटों पर भी हासिल कर सके और उत्तराखंड के पांचों जो लोकसभा सीटें वो पुनः बीजेपी के खाते में जा सके। बीजेपी चाहते हैं कि यही वो 5 सीटें हैं जिससे बड़ा मैसेज देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगा कि अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो फिर समझा जा सकता है कि जो जिस नारे के साथ, जिस विजन के साथ बीजेपी जनता के बीच जा रही है वो भली भांति सफल हो सकता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड की जनता उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर दी है तो फिर देश के दूसरे राज्यों में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी अब 2024 के मिशन में यहाँ पर जुटी नजर आ रही है। पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है बीएल संतोष खुद उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, खुद ऐसी वो इन समीक्षा बैठकों में मौजूद रहेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जहां पर भाजपा आगे बेहतर काम कर सकती है, जहां पर वोट बैंक भाजपा का कम हुआ है वहां पर कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन सब चीजों को लेकर वो बातचीत भी करेंगे, दिशा निर्देश भी देंगे और आगे उन क्षेत्रों में क्या किस प्रकार से संगठन काम करेगा उस चीजों को लेकर बातचीत भी करेंगे। पूरे प्रदेश भर में बीजेपी चाहती है कि अपने नए संगठन में जो इस समय जीत की जो ऊर्जा मिली है जी बिल्कुल, जीत 22 में मिली है, अब जीतना है 2024 का चुनाव। 5 सीटें काफी अहम है और इसलिए मंथन। अब है बने रहिए, मैं लौटती हूँ, एक और खबर पर आपसे हम चर्चा करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत। प्रदेश के 3 साल से खाली पड़े पद खत्म किए जाएंगे।
खर्च पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध तरीके से खत्म की जाएगी सब्सिडी। वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 2026 के लिए सरकार को 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें सौंपी। ये बड़ी खबर है। इसी खबर पर बात करते हैं। अभय कैंत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, वित्त आयोग की सिफारिशों पर अब कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है, क्या कुछ कहा गया है? इस समय कह सकते हैं कि वित्त विभाग की तरफ से सरकार को एक सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। जो सुझाव 45 बिंदुओं का एक सुझाव सरकार को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर सबसे बड़ा सुझाव यही है कि प्रदेश में जो 3 साल से जो रिक्त पद हैं, जिन पर अभी तक कोई पद भरने का काम यहाँ पर नहीं किया गया है और जिनको मर्ज होने की बात लगातार कही जा रही है, ऐसे पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने के लिए वित्त विभाग की तरफ से सरकार को सुझाव दिया गया है। सरकार अगर ये सुझाव यहाँ पर अपनाते तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्रदेश में कई ऐसे पद यहाँ पर लगभग ऐसी संख्या कह सकते हैं कि 1000 से ज्यादा ऐसे पदों की संख्या यहाँ पर हो सकती है जिनको समाप्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। वित्त विभाग का ये सुझाव सिर्फ इस बाबत आया है कि प्रदेश में जो कह सकते हैं कि जो अब खर्च ज्यादा हो रहा है उस खर्च पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि कई ऐसे पद हैं जिनकी जरूरत नहीं है, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर 2-2 अधिकारी बैठे हुए हैं, ऐसे में वहां पर एक अधिकारी से पूरा काम किया जा सकता है। तो फिर ऐसे पदों को यहाँ पर चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, उनको समाप्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वित्त विभाग चाहता है कि प्रदेश में सीमित खर्चों में पूरा काम यहाँ पर किया जा सके। अगर सरकार अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेती है तो फिर समझा जा सकता है कि सरकार एक बड़ी राशि जो बचत की होगी वो सरकार के पास मौजूद हो जाएगी। फिर उससे आने वाले समय में जो विकास के जो दूसरे काम होंगे उनको संचालित किया जा सकता है। यही वजह है कि विभाग की तरफ से सुझाव सरकार को दिया गया और अभी देखना होगा कि सरकार कब तक इन सुझाव पर इम्प्लीमेंट कर पाती है। क्या बड़ी खबर यह है अभय कि प्रदेश में 3 साल से जो पद खाली पड़े हुए थे वो खत्म किए जाएंगे। ऐसे कितने पद थे जो 3 सालों से खाली पड़े थे? अगर विभिन्न विभागों की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि जैसा आप उद्यान वाणिज्य के अंदर अलग एक विभाग है, उनको कृषि से जोड़कर अगर रखा जाए तो फिर कृषि विभाग के तहत ये पूरे विभाग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ये जो अलग से अधिकारियों की जो नियुक्तियां की गई है उनको फिर दूसरे विभाग में मर्ज किया जा सकता है। तो फिर विभाग के जो पद है वो यहाँ पर समाप्त किए जा सकते हैं। इसी तरीके से कई और विभाग है, जैसे पेयजल विभाग है, लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, इस तरह से कई ऐसे विभाग हैं जो 2-2 चरणों में यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि पूरा विभाग एकीकरण से यहाँ पर हो सके और फिर जो जिस तरह से अवैध खर्चे या दूसरे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चे सरकार के पास ग्रहण हो रहे हैं उन खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सके। ऐसे पदों की संख्या 500 से ज्यादा यहाँ पर समझी जा सकती है और सरकार उन सब चीजों को लेकर चिन्हित करने का भी काम करेगी कि ऐसे कितने पद सरकार के पास जो है जिनको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वित्त विभाग ने अगर सुझाव दिया तो उस पर पूरा होमवर्क होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से सरकार उन सुझावों पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए गंभीरता से विचार करते हुए नजर आ रही है और आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है कि सरकार इस सुझावों को मानती हुई नजर आएगी। फिर चरणबद्ध तरीके से एक बात साफ है अभय, सरकार जब आई है तो बहुत कुछ बदलाव होगा और नौकरशाहों को भी अब कहीं ना कहीं संभल कर काम करना होगा। इस खबर पर मैं लौटूंगी, बात करेंगे हम। आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में फेरबदल होगा। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, विभागों और शासन स्तर पर होने वाले बदलाव का होमवर्क पूरा हो चुका है। पहले आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के हो सकते हैं तबादले। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आईएएस के बाद आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। सरकार जब नई आई है मंत्रालय बंटने के बाद अब कहा जा रहा है कि नौकरशाही में बदलाव हो सकता है। आईएएस के बाद आईपीएस और उसके बाद आईएफएस अधिकारियों के तबादले होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इस खबर पर बात करते हैं, अभय कैंत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में फेरबदल की खबरें आ रही है, कहा किस तरीके से ये खबरें मिल रही हैं और क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा बदलाव यही मिल सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद से ही जो धामी सरकार का पार्ट 2 से शुरू हुआ है उसमें बड़े बदलाव के संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश में नए तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा, नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर काम होगा ताकि जनता के हित के काम यहाँ पर हो सके।
जिस जीरो टॉलरेंस के साथ भाजपा की सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है, उसमें सरकार चाहती है कि जीरो पेंडेंसी यहाँ पर बनी रह सके, जनता के जो काम वो कहीं पर भी रुके नहीं और जो नियमों के अनुरूप जो काम ढूंढे वो त्वरित गति से काम आगे बढ़ सके। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो अधिकारियों की जो कार्यशैली उस कार्यशैली में बदलाव होना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके जो नौकरशाही में जो बदलाव का जो क्रम है उस बदलाव के क्रम को यहाँ पर जारी रखा जा सके। और जल्द ही इस बात की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही पहला बदलाव यहाँ पर करते नजर आएंगे, जिसमें IAS अफसरों की भूमिका में बदलती नजर आएंगी। कई विभाग ऐसे होंगे जो उनके कार्य क्षेत्र यहाँ पर बदल दिए जाएंगे, कई ऐसे जिले होंगे जहाँ पर जिलाधिकारियों की भूमिका बदल दी जाएगी। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इसको लेकर शासन में एक हड़कंप सा यहाँ पर मचा हुआ है और लगातार प्रयास यही समझा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि गृह विभाग ने अपनी पूरी इस बाबत अपनी पूरा होमवर्क यहाँ पर कर लिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री की संस्तुति के बाद यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिलेगा। ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। पहला नंबर IAS अधिकारियों का होगा, उसके बाद PCS अधिकारियों के यहाँ पर तबादले होंगे, फिर IPS और IFS अधिकारियों के यहाँ पर तबादले किए जाएंगे। अब इन तबादलों के पीछे की वजह कुछ यही है, सरकार चाहती है कि सीधे तरीके से जो जीरो पेंडेंसी है वो बरकरार रह सके, जनता के जो काम है, जो जनहित से जुड़े हुए काम है, वो तीव्र गति से जनता तक पहुंच सके, उनको उनका लाभ जनता को जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिल सके। सरकार चाहती है कि जो काम करने के जो तरीके हैं, अब तक के जो पूर्व में जो झुलमुल रवैया अधिकारियों के द्वारा अपनाया जाता है, उस झुलमुल रवैये को यहाँ पर ना अपनाया जाए, बल्कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और त्वरित गति से विकास के जो काम उन कामों को करते हुए नजर आए। तो उन सब चीजों को लेकर एक बड़ा बदलाव होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। उम्मीद यही कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर ये बदलाव यहाँ पर हो सकता है। यही बात है और यही वो खबर है जो शासन अधिकारियों के लिए हड़कंप समझ गया है और अधिकारी अपने अपने ये कह सकते हैं कि मंत्रियों की परिक्रमा करते हुए भी नजर आ रहे हैं ताकि उनकी भूमिकाएं ना बदल सके। जी बिल्कुल अभय, और अब महंगाई का झटका भी जनता को लगने वाला है, इसका पर मैं बात करूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्तराखंड में महंगा होगा बिजली और पानी, 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली और साथ ही साथ पानी भी 9 से 11% महंगा हो सकता है। घरेलू पेयजल कमर्शियल उपभोक्ताओं को 15% ज्यादा भुगतान करना होगा। विद्युत नियामक आयोग ने नए रेट को अंतिम रूप दे दिया है। आज जारी होंगे नए रेट, यानी 1 अप्रैल से झटका लग सकता है उत्तराखंड के लोगों को। नई सरकार बन गई है, विभागों का बंटवारा हो गया है और अब बिजली और पानी महंगा होगा, यानी महंगाई की मार जनता को। अभय कैंट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, नई सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब देखिए या तो खबरें मिल रही हैं कि बिजली पानी महंगा, दोनों बहुत जरूरी। बिल्कुल ये भी समझा जा सकता है कि बिजली और पानी दोनों को लेकर जो विद्युत UPCL की तरफ से जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को यहाँ पर दिया गया था, उस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने सोच समझ कर अपना निर्णय यहाँ पर लिया है और दोनों में कह सकते हैं कि बिजली के पानी के बाद बिजली के जो दाम होंगे वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। 1 अप्रैल से ये बढ़े हुए दाम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। उसकी उम्मीद है कि आज देर शाम तक UPCL नए चार्जेस की अपनी लिस्ट यहाँ पर जारी कर सकता है। उसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ जो व्यावसायिक उपभोक्ता है उन सभी की जेब पर डाका डलने वाला है। जो बड़े हुए रेट होंगे वो उन्हें वहन करने होंगे। अगर घरेलू उपभोक्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को 9 से 11% अब ज्यादा चार्ज यहाँ पर देना होगा, यानी 9 से 11% ही उन्हें और अतिरिक्त भुगतान यहाँ पर करना होगा। जो पहले बिल समझा जा सकता है सामान्य भाषा में कि अगर 100 रुपये किसी का बिजली का बिल आता था तो अब उन्हें 110 रुपये यहाँ पर देने होंगे। और इसी तरीके से अगर व्यावसायिक अगर बात की जाए व्यावसायिक क्षेत्र में, तो जो उद्योग वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को 15% और अतिरिक्त यहाँ पर बिजली का चार्ज यहाँ पर देना होगा। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि विद्युत विभाग की तरफ से यानी जो UPCL है उसकी तरफ से जो 3 साल का जो रोड मैप दिया गया था, जिसमें हवाला इस बात का दिया गया था कि बिजली की दरों को बढ़ाने के पीछे की असल वजह कि विभाग को घाटे से उभारना है और उसके लिए चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर काम करना होगा। तो उसमें यह समझा जा सकता है कि पहला बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और UPCL में जो बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की जो मांग की थी उसे विद्युत नियामक आयोग की तरफ से स्वीकार यहाँ पर कर लिया गया है और आज देर शाम तक UPCL की तरफ से नए चार्जेस की सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि चाहे आम हो या खास हो,
सभी को यहाँ पर बिजली के बढ़ी दरों के तहत यहाँ पर भुगतान करना होगा ताकि विभाग को घाटे से उबारा जा सके। प्रदेश में 24 घंटे बिल्कुल अभय, गर्मी में बिजली की भी जरूरत होती है सबसे ज्यादा और पानी की भी, और दोनों ही महंगे होंगे तो जनता का क्या हाल होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। अभय आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों को ये नोटिस जारी किया गया है। भवन कर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भवन कर चुकाने का आज अंतिम दिन है, क्योंकि आज 31 मार्च है। समय पर कर नहीं देने पर 12% जुर्माना देना होगा, इसलिए बेहतर है कि कर चुकाया जाए। नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। इनमें कई सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान हैं जिन्हें नोटिस जारी किया है। भवन कर चुकाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021 यानी पिछला और 21-22 का जो है आज 31 मार्च है, आज वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा, इसीलिए भवन कर चुकाने की आज अंतिम तिथि है और आज शाम तक चुकाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 12% जुर्माना होगा, जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 12% जुर्माना देना होगा। और ऐसे चिन्हित कर लिए गए थे पहले से कि कौन से जो विभाग हैं या फिर कौन सी जगह पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ अभय कैंद्र जुड़े। अभय, भवन कर चुकाने वालों में सरकारी और अर्ध सरकारी जो दफ्तर है वहां नोटिस भेजा गया है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? देखो, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि आज जो भवन कर के चुकाने की जो तिथि है वो आज अंतिम तिथि है। ऐसे में सभी को जिनका अभी तक भवन कर नहीं चुका उनको यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया। कहा गया है कि आज अवश्य रूप से अपना भवन कर यहाँ पर जो जमा कर दें ताकि किसी प्रकार से आने वाले दिनों में उन्हें कानूनी कार्रवाई न झेलनी पड़े, कानूनी रूप से प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। क्योंकि प्रदेश में अब भी ये समझा जा सकता है कि लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम में अभी तक भी 60% से ऐसे ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपना भवन कर यहाँ पर जमा नहीं किया। और उन भवन कर में 60% में वो संख्या यहाँ पर ज्यादातर सरकारी विभागों की आती है, स्कूलों की आती है। क्योंकि पूरा अगर देहरादून क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, नगर निगम क्षेत्र की बात करते हैं, तो 500 से ज्यादा ऐसे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल यहाँ पर मौजूद है जिनकी तरफ से अभी तक भवन कर नहीं दिया गया है। जबकि इस बार पूरी तरीके से नगर निगम सभी से काम करता रहा, लगातार अपना समन्वय बनाता हुआ नजर आया, अधिकारियों से बातचीत करता नजर आया। उन्होंने कहा कि समय पर भवन कर चुका सके ताकि निगम की आय की बढ़ोतरी है वो यहाँ पर हो सके और बेहतर तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर इस शहर देहरादून में काम किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से झुलमुल रवैया यहाँ पर देखने को मिला, उसके चलते निगम खाता परेशान यहाँ पर रहा। यही वजह रही कि सीधे तौर पर विभाग के निगम की तरफ से जो भवन कर न चुकाने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर नोटिस यहाँ पर देने का काम किया गया। उसमें कई ऐसे नामी गिरामी स्कूल देहरादून के हैं जिनकी तरफ से भवन कर अभी तक नहीं दिया गया है। कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना भवन कर यहाँ पर जमा नहीं करा। तो उन सबको लेकर एक आखिरी मौका यहाँ पर दिया कि आज देर शाम तक वो अपना भवन कर जमा कर दें ताकि समय रहते हुए उनको आने वाले दिनों में किसी कानूनी जो प्रक्रिया उसका सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सीधे तौर पर उनके खिलाफ यहाँ पर नोटिस की कार्रवाई की जाएगी और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय कैंद्रा तमाम खबरों पर अपडेट्स देने के लिए। तो देवभूमि समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।